नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको पढ़ा रहा था मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भारत पर तुर्कों का आक्रमण। अभी तक इसका एक वीडियो आया है जिसमें मैंने आपको महमूद गजनबी के आक्रमण के बारे में बताया था। ये इसका सेकंड पार्ट होगा, तुर्क आक्रमण का सेकंड पार्ट होगा और इसमें हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में। मोहम्मद गौरी कौन था, कहाँ से आया था, उसका उद्देश्य क्या था और कौन कौन से उसने युद्ध किए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मोहम्मद गौरी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है मोहम्मद गौरी। और सबसे पहले हम इसके थोड़े परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जन्म जो हुआ था 1149 ईस्वी में हुआ था। अफ़गानिस्तान में गौर नामक स्थान है वहाँ पर, इसलिए इसका नाम गौरी पड़ा था शायद, क्योंकि गौर नामक स्थान पर अफ़गानिस्तान में इसका जन्म हुआ था। पूरा नाम अगर इसके बात करें तो सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका पूरा नाम है, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था गियासुद्दीन गौरी। ये सब आपको जानना चाहिए। बड़ा भाई गियासुद्दीन गौरी। इसके पिता का नाम वैसे बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है इनके बारे में, लेकिन कहा जाता है बहालुद्दीन शाम प्रथम इनके पिताजी थे, बहालुद्दीन शाम प्रथम। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई। तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो 1149 ईस्वी में जन्म हुआ, 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, इतना आप जान लीजिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी कि जैसे मैंने आपको जब महमूद गजनबी पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनबी किस वंश से संबंधित था, तो मैंने वहाँ पर बताया भी था यामनी वंश से। ऐसे ही मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था, तो यहाँ पर आ जाएगा संसवानी वंश या संसबनी वंश लिखा होता है कहीं कहीं, ये देखिए संसवानी वंश या फिर संसबनी वंश, दोनों एक ही है, बट कहीं कहीं संसबानी लिखा होता है, कहीं कहीं संसवानी। ये सब आपको ऐसे लिख लेना है, वैसे पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। देखिए यहाँ पर सहाबुद्दीन लिखा है, तो चाहे सिहाबुद्दीन सहाबुद्दीन सब एक ही चीज़ है, बट कहीं कहीं अंतर हो जाता है। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का अफ़गान योद्धा था। अफ़गान योद्धा कहने का मतलब अफ़गानिस्तान से आया था, अफ़गानिस्तान में इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको हम लोग अफ़गान योद्धा बोलते हैं। जो गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य का शासक था। गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक एक छोटा सा स्थान था, वहीं का ये शासक था, सूबेदार आप कुछ भी कह सकते हैं। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौर का शासक बना था। जो अफ़गानिस्तान में गौर नामक स्थान है वहाँ का शासक कब बना था, 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी बड़ा महत्वाकांक्षी और साहसी था। वह महमूद गजनबी की भांति भारत पर आक्रमण करने का इच्छुक था, किंतु उसका उद्देश्य गजनबी से अलग था। वह लूटमार के साथ ही साथ देश में मुस्लिम राज्य की स्थापना भी करना चाहता था। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है एक प्रकार से, आप समझिए कि महमूद गजनबी ने भी भारत पर आक्रमण किया, मोहम्मद गौरी ने भी किया, दोनों मतलब कहीं ना कहीं गजनी से ही आए थे, लुटेरे थे, लेकिन दोनों में एक अंतर था। अंतर क्या था कि जो महमूद गजनबी ने आक्रमण किया उसका एक मात्र उद्देश्य था यहाँ से धन दौलत संपदा लूट कर ले जाना और गजनी में अपना साम्राज्य स्थापित करना। लेकिन जो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो उसका लूट मार करना तो उद्देश्य था ही, साथ ही साथ वो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और आगे आप पढ़ेंगे कि वो कर भी देता है। तो ये अंतर था। उस काल में पश्चिमी पंजाब तक और दूसरी ओर मुल्तान एवं सिंध तक मुसलमानों का अधिकार था, जिसके अधिकांश भाग पर महमूद के वंशज गजनबी सरदार शासन करते थे। अब चूंकि गजनबी पहले आ चुका था तो उसने कुछ क्षेत्र जीत लिए थे, जैसे पंजाब मुल्तान का जो इलाका है ये जीत लेकर गया था, तो इसलिए वहाँ पर गजनबी वंश से संबंधित लोग शासन कर रहे थे। मोहम्मद गौरी को भारत के आंतरिक भाग तक पहुँचने के लिए पहले उन मुसलमान शासकों और फिर वहाँ के वीर राजपूतों से युद्ध करना था। अब जहाँ पर महमूद गजनबी के वंशज शासन कर रहे थे, जैसे मुल्तान हुआ, पंजाब का कुछ पार्ट हुआ, तो उधर से ही मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश करेगा। तो यानी कि सबसे पहले उसको
उन्हीं से युद्ध करना पड़ेगा। अतः वह पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण करने का आयोजन करने लगा। गौरी राजवंश की नींव अलाउद्दीन जहान सोज ने रखी, और यहाँ थोड़ा सा अलग से जानकारी है, इसको भी जान लीजिए। 1161 ईस्वी में उसके देहांत के बाद उसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी सिंहासन पर बैठा। अपने मरने से पहले अलाउद्दीन जहान सोज ने अपने दो भतीजे शिहाबुद्दीन, जो आमतौर पर मोहम्मद गौरी कहलाता है, और गियासुद्दीन को कैद कर रखा था, लेकिन सैफुद्दीन ने उन्हें रिहा कर दिया। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने पढ़ दिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। मैंने बताया कि मोहम्मद गौरी जो था ये संसबानी वंश से था या गौर वंश से था। तो गौर वंश की स्थापना किसने की? एक प्रकार से अलाउद्दीन जहान सोज ने की। 1161 ईस्वी में अलाउद्दीन जहान सोज की मृत्यु हो गई और इसका पुत्र सैफुद्दीन गौरी सिंहासन पर बैठा। अब अलाउद्दीन जहान सोज के दो भतीजे थे, एक तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था और एक था गियासुद्दीन। ये दोनों भतीजे थे अलाउद्दीन जहान सोज के। अलाउद्दीन जहान सोज ने इनको कैद करके रखा था, लेकिन जब अलाउद्दीन जहान सोज की मृत्यु हुई और सैफुद्दीन गौरी सिंहासन पर बैठा तो उसने इनको रिहा कर दिया। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। उस समय गौरी वंश गजनबियों और सल्जूकों की अधीनता से निकलने के प्रयास में था। चूँकि मैंने आपको बताया गजनबी पहले ही आ चुका था भारत में, तो उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। तो उसी के अंडर में गौरी वंश के शासक शासन करते थे। तो गौरी वंश अब चाहता था कि गजनबियों के नियंत्रण से बाहर आ जाए। और एक वंश और था सल्जूक वंश, ये भी अफ़गानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में फैला था। तो इसकी अधीनता से भी ये निकलने के प्रयास में था। गौरी वंश अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था। उन्होंने गजनबियों को तो 1148-49 में ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन सल्जूकों का तब तक भी जोर था और उन्होंने कुछ काल के लिए गौर प्रांत पर सीधा कब्जा भी कर लिया था। यानी गजनबी वंश को तो गौर वंश ने हरा दिया, लेकिन सल्जूकों को अभी नहीं हरा पाए थे। हालांकि उसके बाद उसे गौरियों को वापस कर दिया गया था। अब ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़िए। ये देखिए, अभी थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूँ। अभी जो इसके प्रमुख आक्रमण है भारत में, अभी मैंने भारत में लाया ही नहीं है मोहम्मद गौरी को। अभी मैं लाऊंगा, फिर भारत में जो जो आक्रमण, जो जो युद्ध होंगे उसके बारे में बताऊंगा। अभी तो मैं थोड़ा बहुत अफ़गानिस्तान में आपको घुमा रहा हूँ। सल्जूकों ने जब इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया तब उन्होंने सैफुद्दीन की पत्नी के जेवर भी ले लिए थे। गद्दी ग्रहण करने के बाद एक दिन सैफुद्दीन ने किसी स्थानीय सरदार को यह जेवर पहनते देख लिया और तैश में आकर उसे मार डाला। जब मृतक के भाई को कुछ महीनों बाद मौका मिला तो उसने सैफुद्दीन को बदले में भाला मारकर मार डाला। इस तरह सैफुद्दीन का शासनकाल केवल 1 वर्ष के आसपास ही रहा। गियासुद्दीन नया शासक बना और उसके छोटे भाई शिहाबुद्दीन गौरी जो था, उसने उसका राज विस्तार करने में उसकी बहुत मदद की और वफादारी से उसकी मदद की। उसका भाई 1202 ईस्वी में मरा तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी सुल्तान बन गया। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सुल्तान कैसे बना, शिहाबुद्दीन गौरी गौर का सुल्तान कैसे बना। तो पहले कौन था? उसका भाई था गियासुद्दीन गौरी, लेकिन 1202 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसका छोटा भाई शिहाबुद्दीन गौरी सुल्तान बन गया। ये तो रही, अभी तक मैंने आपको बताया कि सुल्तान कैसे बना, किन से युद्ध हुआ, क्या हुआ। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िए घर पे, फिर आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं भारत पर आक्रमण कब और कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भारत पर आक्रमण की बात करें मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। कहाँ किया? मुल्तान जो कि पाकिस्तान में आज के समय में है। कब किया? 1175 ईस्वी में। इस समय यहाँ पर शिया मत को मानने वाले करामाती शासन करते थे। शिया मत को मानने वाले थे। करामाती एक प्रकार से भी इस्लाम धर्म अपना लिए थे। पहले ये बौद्ध थे। ये जो करामाती वंश के लोग थे पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, शिया मत को स्वीकार कर लिया था और ये करामाती मुसलमान एक प्रकार से कहलाए। तो गौरी ने इन सबको डरा धमका करके मुल्तान को सबसे पहले जीत लिया 1175 ईस्वी में। ये इसकी
पहली विजय थी, आप कह सकते हैं पहला ही आक्रमण था। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। 1175 में मुल्तान को जीत लिया, पहला आक्रमण था। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में यानी 3 वर्ष बाद द्वितीय आक्रमण गुजरात पर किया, लेकिन मूल राज द्वितीय जिसको हम लोग भीम द्वितीय भी कहते हैं, उसने आबू पर्वत की तलहटी में पराजित कर दिया इसको। भारत में मोहम्मद गौरी की अब पहली पराजय थी। इस युद्ध का संचालन नायिका देवी ने किया था, जो मूलराज की पत्नी थी। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि पहले तो जीता पहला युद्ध, लेकिन जैसे दूसरा युद्ध लड़ा तो उसको पहली हार भी मिल गई। अभी मैंने आपको जब महमूद गजनवी पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए थे और उसे एक भी आक्रमण के दौरान असफलता नहीं मिली, यानी कि 17 आक्रमण सफल रहे। लेकिन मोहम्मद गौरी तो यहाँ दूसरे आक्रमण के दौरान ही असफल हो गया। तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। शासक कौन था? मूलराज द्वितीय, जिसको हम भीम द्वितीय कहते हैं। इसकी पत्नी कौन थी? नायिका देवी। नायिका देवी के नेतृत्व में युद्ध हुआ और युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। फिर और भी कई युद्ध होते हैं। 1179 ईस्वी में, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका थोड़ा सा, कि चलिए ब्लैक कर देता हूँ। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। 2 वर्ष बाद लाहौर यानी पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। खुसरो मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की। जो पंजाब के गवर्नर थे या शासक थे खुसरो मलिक, उन्होंने कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में दी और अपनी जान बचाई। 1185 में गौरी ने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। फिर 1186 ईस्वी में उसने पुनः लाहौर को जीतकर वहाँ के शासक खुसरो मलिक को बंदी बना लिया। लाहौर पर कब्जा करने के बाद मोहम्मद गौरी ने उसे अपना केंद्र बना लिया। किसे? लाहौर को। और 1189 ईस्वी में भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया। उस समय भटिंडा का शासन पृथ्वीराज चौहान के हाथों में था। जब भटिंडा के दुर्ग पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया तो इससे पृथ्वीराज चौहान बहुत क्रोधित हो गए और इस तरह तराइन के युद्ध का वातावरण बन गया। तो पहले सियालकोट को जीता, फिर उसके बाद लाहौर को जीता। लाहौर के बाद ये कहाँ गया? भटिंडा के दुर्ग पर। पंजाब के आसपास का इलाका है। तो भटिंडा का जो दुर्ग था वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान का नियंत्रण था। तो जब मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग को जीता तो सीधे सीधे एक प्रकार से आप कह सकते हैं चेतावनी थी पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि वो क्षेत्र पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य से मिलता था। तो अब पृथ्वीराज चौहान तैयार होगा कि अगला आक्रमण हो सकता है मोहम्मद गौरी का मेरे ऊपर ही हो। तो इस तरह से तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसका वातावरण बन गया था, मतलब युद्ध होगा ऐसा पृथ्वीराज चौहान को लग गया था, इसलिए उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। वन मिनट 1191 में थानेश्वर से 14 मील दूर तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की सेनाओं में मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। एक सैनिक ने उसके प्राणों की रक्षा की। तो बस ये जानिए 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी भाग रहा था तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको मारा नहीं, मतलब जान से नहीं मारा, और कहा कि हम राजपूत हैं और भागते हुए शत्रु पर हम लोग आक्रमण नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानी सुनने को मिलती है। तो अब चला जाता है मोहम्मद गौरी फिर से अफ़गान, अपने जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। तो एक कहानी भी इसके बारे में आती है, मतलब बहुत ज़्यादा निराशा उस समय लगी हाथ, और मोहम्मद गौरी काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया कि युद्ध में हार गए।
कैसे फिर से जीतेंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब एक स्थिति ऐसी बनी कि मोहम्मद गौरी उस समय कहा जाता है कि आत्महत्या करने वाला था, सुसाइड करने वाला था। लेकिन तभी एक कहानी भी बताई जाती है कि इसने देखा कि एक चींटी बार बार दीवार पे चढ़ रही थी, गिर रही थी, चढ़ रही थी, गिर रही थी। ये मोहम्मद गौरी देख रहा था, रूम में बैठा हुआ था आराम से और देख रहा था कि एक चींटी दीवार पे चढ़ने का प्रयास कर रही है, गिर जा रही, फिर प्रयास कर रही, गिर जा रही, लेकिन अंततः वो चढ़ जाती है। तो इससे मोहम्मद गौरी को एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ताकत मिली, मेंटली ताकत मिली, मानसिक ताकत इसको मिली और इसको एक प्रकार से कॉन्फिडेंस हुआ कि हम भी अगर बार बार प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे भारत को जीतने में। तो फिर से इसने मन बना लिया कि हम फिर से आक्रमण करेंगे। और इधर पृथ्वीराज चौहान मतलब एक प्रकार से राजपूताना शक्ति इनके हाथों में थी। तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं घमंड था कि हमें तो कोई हरा नहीं पाएगा। भूल गए थे कि जिसको मैंने हराया है वो काउंटर अटैक कर सकता है, दोबारा युद्ध कर सकता है। तो इन्होंने कोई ख़ास प्रयास नहीं किया और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में ही हुआ। 1 साल बाद मोहम्मद गौरी अपनी हार और अपमान से बौखलाया हुआ था। अब उसने पहले से अधिक तैयारी के साथ सेना आदि लेकर 1192 ईस्वी में बदला लेने के लिए और मुस्लिम क्षेत्रों को पाने के लिए आक्रमण की योजना बनाई। उसने इस युद्ध में छल नीति का पालन किया। छल नीति का पालन ऐसे किया, कहा जाता है कि जो जयचंद था, एक चंदावर का आप कह सकते हैं शासक था, ये भी राजपूत था। तो पृथ्वीराज चौहान से इसकी बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी, मतलब द्वेष रहता था, हमेशा झगड़ा लड़ाई संघर्ष चलता रहता था। तो जो जयचंद था वो जाके मोहम्मद गौरी से मिल गया। अब इसकी कहानी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ 2 मिनट कि भाई जयचंद मोहम्मद गौरी से मिलता क्यों है, क्यों उसका साथ देता है, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ़ क्यों हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो है कि जयचंद की एक बेटी थी, संयोगिता नाम था उसका, और उसको भगा करके पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली थी संयोगिता से। जयचंद की बेटी संयोगिता थी और संयोगिता को भगा करके पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली थी। तो जब किसी की बेटी को भगा करके शादी करेंगे तो गुस्सा तो लगेगी ही। तो जयचंद को काफ़ी गुस्सा आया कि मेरी बेटी को भगा ले गया, और इस प्रकार उसने मोहम्मद गौरी को बुलाया कि आओ फिर से आक्रमण करो, इस बार हम आपका साथ देंगे। और मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ आया और युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में कहा जाता है गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इस प्रकार हांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ समेत दिल्ली को भी जीत लिया। यानी कि पूरी की पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई, मोहम्मद गौरी के हाथ में आ गई। तो कहा जाता है ये युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध के साथ ही एक प्रकार से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तराइन का दूसरा युद्ध। अब जो प्रथम युद्ध हुआ था, अगर उसी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जड़ से ख़त्म कर दिया होता तो शायद ये नौबत ही ना आती। लेकिन वही चीज़ है ना कि हम राजपूत हैं, हम पीछे से वार नहीं करते। अच्छा, जयचंद ने साथ ज़रूर दिया था, लेकिन मोहम्मद गौरी ये सब सारी चीज़ें भूल गया था कि किसने मेरा साथ दिया, क्योंकि उसका एक मकसद था इस्लाम की स्थापना करना। एकमात्र उद्देश्य लेकर आया था कि इस्लाम की स्थापना करना, इसलिए उसने जयचंद को भी हरा दिया। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा थे जयचंद। कन्नौज में मतलब उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र था कन्नौज के आसपास का, वहाँ पर गढ़वाल वंश के राजा शासन करते थे जिनका नाम था जयचंद। इन्होंने ही साथ दिया था द्वितीय तराइन के युद्ध में। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र पर आक्रमण किया। चंदावर नामक स्थान पर युद्ध हुआ। गौरी हारने ही वाला था कि अचानक जयचंद के सीने में या जयचंद को एक तीर लगी और उसकी मृत्यु हो गई। जयचंद की सेना भाग खड़ी हुई, कन्नौज पर गौरी का अधिकार हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर शब्दों का हेरफेर हो सकता है टाइपिंग में, बट ये समझ लीजिए कि चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। किसके किसके बीच, तो
कन्नौज के शासक गहड़वाल वंश के राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ 1194 में। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी हारने वाला था और जयचंद जीतने वाले थे, लेकिन तभी एक तीर जयचंद के सीने में, या जयचंद को लग गई एक तीर, और फिर जब राजा ही मर गया, शासक मर गया, तीर लग गई, तो सेना का संचालन कौन करे। फिर भगदड़ मच गई और इस प्रकार ये भी युद्ध निकल गया राजपूतों के हाथ से। ये भी राजपूत ही था और पृथ्वीराज चौहान से इसकी बनती नहीं थी। तो अगर सब लोग इकट्ठे होकर के एक साथ युद्ध करते मोहम्मद गौरी के खिलाफ, तो शायद मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना ना कर पाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, तो इसको हम लोग देखेंगे। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का प्रभाव यह हुआ कि भारत में तुर्की शासन की सत्ता काबिज हो गई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण दिल्ली पर इस्लामी सत्ता जम गई। भारतीय राजपूतों की शक्ति, वीरता तथा बुद्धि की पोल खुल गई। मतलब भारतीय राजपूत कितने शक्तिशाली हैं, कितने वीर हैं, कितने बुद्धिमान हैं, इसकी पोल खुल गई। कहने का मतलब ये नहीं कि राजपूत शक्तिशाली नहीं थे। राजपूत तो इतने शक्तिशाली थे कि दुनिया की कोई भी सेना इनसे जीत नहीं सकती थी उस समय। बस यही था कि ये थोड़े से प्राउडी थे। मतलब अगर दुश्मन के हाथ में तलवार नहीं है तो ये उससे युद्ध नहीं करते थे। दुश्मन भाग रहा है तो युद्ध नहीं करते थे। कहते थे हम सामने से लड़ेंगे, सीधे बराबरी पर लड़ेंगे। एक प्रकार से थोड़ा प्राउडी थे, बाकी और कोई कमी नहीं थी। बुद्धिमान भी थे, वीर भी थे, शक्तिशाली भी थे। तब कुछ प्रभाव यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने स्थापना की तो उसके आक्रमण के कौन कौन से प्रभाव पड़े यहाँ पर भारत में। खासकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। अभी आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, 5 वंश शासन करेंगे। तो उसकी शुरुआत हो गई थी। तो पहला प्रभाव यही पड़ा कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई और उसके आगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी के राज का खुलासा हो गया। मैंने बताया ना, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद आपस में दोनों थे ही राजपूत, दोनों राजपूत थे। एक चौहान वंश का था, एक गढ़वाल वंश का। दोनों राजपूत थे, लेकिन आपस में इनकी बनती नहीं थी। तो आपसी दुश्मनी के राज भी खुल गए कि राजपूत एक नहीं है, इनको हम लोग एक एक करके हरा सकते हैं। फिर स्थायी सेना की शुरुआत हो गई। पहले क्या होता था कि जो राजपूत होते थे ये स्थायी सेना नहीं रखते थे। जब युद्ध करना होता था तो सेना को बुला लेते थे। समझ रहे हैं ना। सेना किसके अंडर में होती थी? छोटे छोटे सामंत के अंडर में होती थी। सामंत लोग अपना किसी गांव के सामंत हैं, कोई बड़े महाजन हैं, जमींदार हैं, उनके अंडर में सेना होती थी। तो जब राजा को ज़रूरत पड़ती थी सेना की तो राजा उनसे कहता था कि आप अपनी सेनाएं ले आइए, आप अपनी ले आइए, आप अपनी ले आइए। युद्ध में जो जीता जाता था क्षेत्र, जो खजाना प्राप्त होता था, उसी में से सब बांट लेते थे। मतलब अस्थायी सेना थी, नियमित सेना नहीं थी राजा की। लेकिन अब राजपूत भी चकड़ हो गए, चतुर हो गए, बुद्धिमान हो गए आप कह सकते हैं, और जो भारतीय शासक थे वो भी थोड़े से चकड़ हो गए। उन्होंने कहा कि अब हम स्थायी सेना रखेंगे, नियमित सेना रखेंगे। तो ये भी प्रभाव पड़ा। राजनीतिक एकता स्थापित करना, तो वही चीज़ है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब धीरे धीरे इनको समझ आने लगी राजपूतों की कि अगर हम ऐसे अलग अलग रहेंगे तो कोई भी आके हमको हरा करके चला जाएगा। तो अब धीरे धीरे एकता स्थापित होने लगी। फिर 5वां प्रभाव क्या है कि सामाजिक बुराई की शुरुआत हो गई। सामाजिक बुराई मतलब कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी आ गई। जब मुस्लिम शासन भारत में आया तो वो अपने साथ कुछ बुराइयाँ लेकर आया। जैसे पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई। इसके पहले नहीं था पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। और एक और बहुत बेकार प्रथा है, छोटी उम्र में शादी होने लगी। चूँकि मुस्लिम आक्रमणकारी होते थे, ये बहन बेटियों की इज्जत को बहुत ही बेकार ढंग से देखते थे, या फिर मतलब हीन भावना की दृष्टि से देखते थे, बुरी नज़र से देखते थे। तो हिंदू लोगों में प्रथा चालू हो गई कि अब अपनी बहन बेटियों को छिपा के रखना है। तो पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई इस प्रकार। और शादी छोटी उम्र में होने लगी, जिसको हम बाल विवाह कहते हैं। क्योंकि ये जो आक्रमणकारी होते थे, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, या जितने भी आक्रमणकारी आए मुस्लिम, ये जबरन पकड़ ले जाते थे। तो इसलिए इनके भय से छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो ये सब सामाजिक बुराइयां हैं, और भी बहुत सारी हैं। भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ, एक नया धर्म आया। हालांकि बहुत पहले ही आ चुका था, मोहम्मद बिन कासिम के समय
लेकिन फिर भी उस समय उतना प्रभाव नहीं था। भारतीय द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो गए। अब भारत में जो हिंदू रहते थे ये द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो गए। द्वितीय श्रेणी के नागरिक मतलब इनको सेकंड सिटीजन कहा जाने लगा। कहने का मतलब प्रथम नागरिक कौन थे? मुस्लिम। चूँकि अब भारत पर मुस्लिम शासन की स्थापना हो चुकी थी, तो जो मुस्लिम होते थे यहाँ उनको प्राथमिकता दी जाती थी। कोई भी योजना है सरकार की या कुछ भी सुविधा है तो पहले मुस्लिमों को दी जाती थी, बाद में हिंदुओं को। तो ये भारतीय द्वितीय श्रेणी के नागरिक हो गए। बौद्ध धर्म का एकदम पतन हो गया, नष्ट हो गया। फिर यहाँ है जान माल का नुकसान हुआ। तो ये तो होगा ही, जान माल का नुकसान होगा ही। जब लूटपाट होगी, आक्रमण होगा तो कुछ लोग मरेंगे और धन दौलत लूटेगी, ये सब तो होगा ही। कृषि और कुटीर उद्योगों पर प्रभाव पड़ा, नष्ट हो गए बहुत सारे कृषि और उद्योग, ये सब प्रभाव हैं। अब यहाँ पर देखिए ये है कुछ नोट करके यहाँ पर बताया गया, इसको आप ध्यान से देख लीजिए जो नोट में है। मैं कलर थोड़ा सा इसका रेड कर देता हूँ। 1 मिनट, क्या हो गया? चलिए, मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय में भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के समय में। संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक और कलमा खुदा रहता था तथा दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। तो अब ये क्यों बनी थी, क्या संबंध था, कुछ खास वर्णन नहीं मिलता है, बट कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लक्ष्मी प्रकार के सिक्के किसने चलाए। लक्ष्मी प्रकार के मतलब सिक्के पर लक्ष्मी छपी हुई थी। तो इस प्रकार के सिक्के किसने चलाए भारत में? तो मोहम्मद गौरी, आप वहाँ पर बताएंगे। मृत्यु तो मैंने आपको बताई ही शुरुआत में ही कि 1206 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके अधीन जो भी क्षेत्र थे उसका एक प्रकार से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, फिर जानेंगे, क्योंकि आगे अब हम लोग को दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। आपका तुर्क आक्रमण, अरब आक्रमण, इस्लाम धर्म, ये 3 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए। सबसे पहले मैंने आपको इस्लाम धर्म के बारे में बताया, उसकी उत्पत्ति के बारे में बताया, फिर अरब आक्रमण के बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया तुर्क आक्रमण जिसमें महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। तो ये सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं सच में तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।